पेश किया। ये ना और ये देखिए, इसको ये ना लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बिल सभी वर्ग के लिए है, इससे किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब ये बिल सदन में पेश किया गया तो जय श्री राम के नारों के साथ पूरा सदन गूंज उठा। वहीं विपक्ष इसको लेकर नाराज भी नजर आया, लगातार प्रदर्शन करते हुए विपक्ष नजर आया और यही सवाल उठा रहा था कि यूसीसी से तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय हमें चाहिए। और देखिए, यही आज चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मेहमान का मैं परिचय करा देती हूँ। जहां भारतीय जनता पार्टी से जोत सिंह बिष्ट हमसे जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से मथुरा दत्त जोशी हमसे जुड़ेंगे और हिंदू पक्ष से हैं नितिन चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा के हैं और मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद शुएब सिद्दीकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। जी धन्यवाद। देखिए, ज्योत सिंह बिजली, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। देखिए, धामी सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए यूसीसी बिल सदन में पेश कर दिया। अब इसे जल्द ही राज्य में लागू भी कर दिया जाएगा। तो किस तरह से फायदा लोगों को पहुंचेगा, किस तरह से यूसीसी के ड्राफ्ट को आप देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सदन के पटल पर कॉमन सिविल कोड बिल को पेश करके उस पर चर्चा करवाने के बाद इसको पारित करवाने के लिए राज्य की सरकार अपने उस कमिटमेंट को, जिसको उसने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने दृष्टि पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखा था, उसको पूरा करवाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और आपको ये जानकारी निश्चित रूप से होगी, या मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने आपके दर्शकों को बता दूं कि राज्य की सरकार ने जो अपने दृष्टि पत्र में महत्वपूर्ण बिंदु रखे थे, उनमें से कॉमन सिविल कोड भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था। और उसके लिए सरकार ने के गठन के बाद मार्च 2022 में मई के महीने एक कमेटी बना करके, जिसकी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज को बनाया गया, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन करके पूरे राज्य के अंदर अधिकतम लोगों से इस बिल पर राय मांगी गई। उसमें सभी जाति वर्ग धर्म के लोग थे, राजनीतिक दलों के लोग थे, विषय विशेषज्ञ थे और 72 स्थानों पर जो है कि जन सुनवाई करने के साथ साथ 43 जन संवाद कार्यक्रम कराए गए और उसके साथ राजनीतिक दलों को इस बैठक में बुलाया गया। तो इस तरह से जो जन पक्ष था उसको पूरी तरह से समय दे करके देखिए सर, और विपक्ष तो व्यापकता पूरी से चला। तरह से नाराज नजर आया। कांग्रेस की तरफ से मैं साफ बता तौर रहा पर मैं कह रहा था मैं कि बता रहा हूँ मैं यूसीसी का बता विरोध तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन चर्चा का समय ही नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी यूसीसी बिल पर चर्चा ही नहीं करना चाहती। किसने का चर्चा नहीं करना चाहती। आपको मैं याद दिला दूं कि जब हम्म, सारे प्रदेश से लोगों के 2,32,000 सुझाव लेकर के कमेटी देहरादून में आकर के उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुला करके उनके सुझाव मांगे गए, तो हम्म, विपक्ष की तरफ से भी कोई भी राजनीतिक दल उस कमेटी में, उस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। पहली बात। हम्म, जब आप पहले से मन बना के बैठे हो कि हमको तो विरोध करने के लिए विरोध करना है, तो फिर हम उस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाएंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनके सामने अपना पक्ष नहीं रखेंगे। और इस कानून को क्योंकि सत्ताधारी दल ला रहा है, भारतीय जनता पार्टी ला रही है, तो इसलिए हम उसका केवल विरोध करेंगे। हम कमेटी के सामने भी विरोध करेंगे, कमेटी के सामने न जा करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और मैं तो कल देख रहा था कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे एक वरिष्ठ विधायक, उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे करके इस बिल पर चर्चा करने से के बजाय, इस पर बातचीत करने के बजाय, इसको बिल को पारित करने में मदद करने के बजाय इससे भागने का रास्ता चुना था। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी ने जिस तरह से बातचीत करके उनको चर्चा में शामिल कराया और सरकार ने जिस तरह से इस बिल पर व्यापक चर्चा के बाद इसका ड्राफ्ट तैयार होने के बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा के सत्र पर रखा, तो विपक्ष का ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत है कि किसी से बातचीत नहीं की गई। उनको सदन में चर्चा करने के लिए मौका दिया जा रहा है। उन्होंने सुबह कहा कि हमको ड्राफ्ट पढ़ना है, तो 11 बजे जब बिल पेश हुआ तो उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 2 बजे तक का समय दिया कि आप इसको पढ़ें। विपक्ष का मैं ये भी सुन रहा हूं कि वो शोर मचा रहे थे कि 700 कुछ पेज का ड्राफ्ट है। आज विधानसभा में सदन के अंदर एक विपक्ष के विधायक कह रहे थे कि साहब 175 पेज का ड्राफ्ट है। जो विपक्ष लोग, की तरफ से कहा गया कि समय ही नहीं दिया गया, मात्र 2 मैं घंटे में मैं ही जो सब कहना कुछ चाह रहा फाइनल हूं हो ना, गया। विपक्ष विपक्ष ने
इस बिल के ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए ध्यान नहीं दिया, उनको ईमेल किया गया होगा। जो बिल सदन पर टेबल होता है तो विपक्ष को उसको दिया जाता है, उसको उनको किया गया होगा, ठीक है उन्होंने सर। ईमेल नहीं देखे, उन्होंने इसको पढ़ने की कोशिश नहीं की, वो इनके पन्नों की संख्या बताने में अक्षम साबित हुए। उनके प्रवक्ता टीवी चैनल डिबेट में बोल रहे हैं 700 कुछ पेज, और सदन के अंदर विधायक बोल रहे हैं 100 कुछ पेज, और एक्चुअल में है 202 पेज का। तो हकीकत यह है कि विपक्ष कितना जिम्मेदारी से अपनी बात कर रहा है, इसको आप समझिए। और उसके बाद इस बिल में ऐसा क्या है जिसका वो विरोध कर रहे हैं? इसमें किसी जाति, वर्ग, धर्म के जो सामाजिक वो जो धार्मिक मान्यताएं हैं उस पर कहीं छेड़छाड़ नहीं है, किसी धर्म विशेष के पक्ष में और किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। तो फिर अगर किसी को इससे नाराजगी है तो उसको कारण बताना चाहिए, विपक्ष को सदन में चर्चा में शामिल होकर के अपनी बात उस तरीके से कहनी चाहिए। केवल शोर मचाने से थोड़ी काम चलेगा। इस बिल के पास होने से उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो देश में, जो भारत के संविधान में अनुच्छेद ठीक है, 44 मेरे में साथ कांग्रेस व्यवस्थाएं हैं से कि मथुरा दत्त समान। जोशी जी जुड़ चुके हैं। मथुरा दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार की डिजिटल प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, लगातार विपक्ष की तरफ से हमने सदन में हंगामा देखा और आपकी तरफ से यही कहा गया कि हमें पर्याप्त समय नहीं दिया गया यूसीसी बिल पर चर्चा करने के लिए। तो जी किस जी, तरह से आप इस बिल को देख रहे हैं? क्या आपका समर्थन है इस बिल पर? देखिए हमने विरोधी कब किया, समर्थन की बात तो तब आएगी जब हम विरोध करेंगे। हमने समिति को सबसे पहले लिख के दिया जब हमसे सुझाव मांगने की बात आई थी, तो हमने कहा कि आप किन बिंदु में हमसे सुझाव चाहते हैं, कृपया हमको ये बता दीजिए, हम उन बिंदु में आपको रिटर्न सुझाव दे देते हैं। लेकिन समिति ने हमारे एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। 5 पत्र लिखे हैं, मेरे दस्तखत के हैं, 6ठा पत्र माननीय अध्यक्ष जी के दस्तखत से है, लेकिन समिति ने हमारे पत्र का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, कोई जवाब नहीं दिया। आज भी हम ये कह रहे हैं कि हमारी प्रक्रिया में विरोध है। बिल तो हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद बताएंगे क्या है क्या नहीं है, क्या आया है, क्या उसमें दिया है, किसको नुकसान है, किसको फायदा है। जब बिल पढ़ा जाएगा, पूरा पूरा विधेयक पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हाँ इसमें क्या है। लेकिन सरकार को क्या, सरकार ने नेता प्रतिपक्ष के साथ या विपक्षी विधायकों के साथ बैठ के कोई बैठक की, उनको बुलाया, उनसे बातचीत की? कतई नहीं। सरकार तो अपनी दादागिरी में है, सरकार तो अपनी धींगा मस्ती कर रही है। लेकिन अभी तो ज्योति सिंह जी कह रहे थे कि जो टीम गठित की गई उसमें विपक्ष को बुलाया गया, लेकिन विपक्ष इसमें शामिल ही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं बुलाया गया। मैं बताता रहा हूँ, ज्योति सिंह जी हमारे आदरणीय हैं, हमारे सम्मानित हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका व्यक्तिगत रूप से। हमको, मैंने कहा ना आपको, मैं 22 मई को पत्र लिखा गया, उसके बाद जुलाई में पत्र लिखा गया, अगस्त में पत्र लिखा गया, लेकिन समिति ने हमारे पत्रों में, आप कहें तो मैं इसी फोन में, नहीं तो मैं अभी आपको दे देता, प्रूफ दे देता हूँ, इसके बाद दे देता हूँ आपको मैं। 6 पत्र लिखे गए हैं समिति को, 6 पत्र, एक नहीं। अगर आप हमको बुला रहे हैं तो बताइए ना, हमसे क्या सुझाव आप चाहते हैं। हम आज भी मुख्यमंत्री जी नहीं, को कहते हैं कि आप हमसे क्या सहयोग चाहते हैं। जोशी जी 6 पत्र जो आपने कहे आपने लिखे होंगे, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि एक पत्र उसका भी हवाला दे दीजिए कि समिति ने सभी राजनीतिक दलों को बैठक में आमंत्रित किया था कि आकर के अपने सुझाव दीजिए। उसमें बैठक में कोई गया? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल बता तो रहा हूँ। समिति का पत्र आया, समिति के पत्र के उन्होंने बुलाया, उन्होंने बुलाया, बिल्कुल बुलाया। मैं और बता गए रहा हूँ, नहीं, गए नहीं, गए क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्यों नहीं गए। बैठक में नहीं गए। देखिए यहाँ पर इस बात पर आप सहमत होइए कि विपक्षी दल का कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति उस बैठक का हिस्सा नहीं बना। नहीं, वो अलग दो चीजें और जब हैं। बैठक का बहिष्कार हो गया तो बातचीत का रास्ता किस लिए बंद देखिए, किया? और भी मेहमान है मेरे साथ। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आप समर्थन में हैं इस बिल की? अब देखिए, ड्राफ्ट पेश कर दिया गया है विधानसभा में, जल्द ही राज्य में इसे लागू कर दिया जाएगा। समर्थन में है, बस इतना बता दीजिए। मैं आदरणीय जोशी सिंह जी की बात का जवाब दे दूं, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। मैंने कहा ना, उसी पत्र के प्रत्युत्तर में हमने पत्र लिखा कि आप क्या सुझाव हमसे आ रहे हैं, रिटर्न लाएंगे ना आपके पास। आप हमको बुला रहे हो, आप हमसे मुलाकात करके आए, आपकी चाय पीने के लिए जो क्या रहे हैं हम, आप हमसे कंक्रीट सुझाव जो चाह रहे हैं हम उनको रिटर्न में देंगे। हमने कहा आपको, आप बता दीजिए किन किन बिंदुओं पर आप हमसे सुझाव चाहते हैं। लेकिन समिति ने कोई जवाब ही नहीं दिया उसका। समिति ने हमको क्या भेजा, जो समिति के गठन का जो जीओ था वो कॉपी लगा के हमको भेज दी उन्होंने। बाकी हमसे पूछते, हमसे बुलाते,
बात करते, विपक्षी दलों के साथ बैठते, हम भी ठीक है सर, अब नंबर तो एक बात के। हो गई। अब देखिए विधानसभा में ये पेश भी हो गया है, हाँ जल्द तो ही कल राज्य में लागू कर बहस दिया करें, जाएगा, तो कल अब कल समर्थन कल में है। कल हमारे विधायक इसमें बोलेंगे और उसमें अपनी बात रखेंगे हम, और हमने जो भी कहना होगा सदन में कहेंगे कल। हम्म, ठीक है नितिन जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए जी। धामी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और यूसीसी बिल को आज विधानसभा में पेश कर दिया गया। किस तरह से आप इस बिल को देख रहे हैं और कितना फायदा जनता को होने वाला है? देखिए मयूरी जी, हिंदू महासभा इस बिल का समर्थन करती है और ये कहना चाहती है कि देखिए देश जो है वो संविधान से चलेगा, किसी धर्म से नहीं चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। जिस तरह से देखिए पूर्व में जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह हमारे देशों में कितने धार्मिक दंगे हुए, कितने मंदिरों को लेकर कितनी अवस्थाएं फैली। आज एक ऐसा कानून हमारे देश में होना चाहिए। देखिए जो हम आजकल देखते रहते हैं कि कोई भी किसी के धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी कर देता है, कोई राम को काल्पनिक बता देता है, कोई मोहम्मद साहब पे टिप्पणी कर देता है। तो एक कानून जब होगा तो किसी को भी किसी के धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा, ये कानून जो है मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से हमारी जो लेकिन महिलाएं हैं उन समुदाय है वो कहीं ना कहीं इस बिल से नाराज नजर आ रहा है। उनको डर है कि देखिए कहीं उनका ऐसा अधिकार खत्म ना हो जाए। देखिए जब कोई बिल लाया जाता है तो किसी इंडिविजुअल आदमी पे उसको नहीं थोपा जाता, पूरे पूरे देश या पूरे राज्य पे उसको लागू किया जाता है। तो किसी पर्टिकुलर एक आदमी या एक समुदाय या एक धर्म के लिए बिल लागू नहीं हो रहा है, ये सभी के लिए लागू हो रहा है। तो इससे किसी को फायदा किसी को नुकसान तो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इससे पूरे राज्य या पूरे देश को फायदा ही होगा। ठीक है श्वेब जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए लगातार इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन जब देश में एक एक देश और एक कानून की बात होती है तो कहीं ना कहीं देखिए एक मुस्लिम समुदाय है वो इससे नाराज नजर आ रहा है। क्या वजह है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है? देखिए मैडम, ऐसा है कि एक समुदाय नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के मुसलमान को इस पे शिकायत तो नहीं होगी, लेकिन इसमें तरमीम करने की जरूरत है। हमारे आलिमों को चाहिए, हमारे जो सियासी लीडर बड़े बड़े हैं उनको चाहिए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अपनी बात रखें कि इसमें दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। आपकी डिबेट में जो दिक्कतें आ रही है मैं बता रहा हूँ कि उसको लागू होने में दिक्कत मुसलमान के साथ क्या है कि वो मैं बता दूंगा आपको, और सुन मिलिएगा आप जरा सा। देखिए जैसे हमारे यहाँ गोदनामा होता है, इस्लाम में गोदनामा नहीं है, और हम अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो हम उसको अपने फादर या मदर का नाम नहीं दे सकते हैं, सिर्फ उसको हम गार्जियन कह सकते हैं बस। तो ये तो देखिए इस कानून में बदलने यही चीजें तो देखिए खत्म करनी है ना। अब देखिए अब जो महिलाएं बच्चा अब गोद अब नहीं ले आप पहले पाती थी तो देखिए वो देखिए ले देखिए जब सकेंगी, तो पहले इसमें गलत क्या एक बार है? सुन लिए ठीक है, आप तो पहले अपनी सुन बात लिए रख फिर मैं लीजिए, आप अपनी बात रखिए। जी ठीक जी है। देखिए मैं देखिए आपको उसका जवाब भी दूंगा, क्योंकि हमारे वहाँ होती क्या अधूरी बात रह जाती है और मंदिर आम पे आम आवाम तक वो बात नहीं पहुंच पाती कि आम आवाम समझे। दिक्कतें ये है कि हमारे वहाँ जो ये कानून है वो कुरान शरीफ और शरीयत से चलता है। यहाँ आगे दुनिया में आगे कानून ये नहीं बना है, तो इस पे किसी मुसलमान को हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि मंदिर आम पे आकर कह दे तब्दीली होनी चाहिए, मैं गुलामी लिखा लूंगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात आप सुन लीजिए, जैसे कि अभी एक बात आई है कि लड़की को आधा हिस्सा मिलना चाहिए, आधा बेटे को मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन आप एक बात ये भी समझिए कि हमारे वहाँ 1/3 लड़की का है और 1/2 लड़के का है। अब लड़की का क्यों कम है, लड़के का क्यों कम ज्यादा है, इसको समझने की बात है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि क्या दिक्कतें आएंगी। लड़की अगर शादी हो गई है या नहीं हुई है उसकी जिम्मेदारी वालिदैन पे नहीं बनती है शरीयत के हिसाब से, लेकिन लड़के को 1/2 इसलिए ज्यादा हिस्सा दिया जाता है कि वो कुंवारा हो या शादीशुदा हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वालिदैन को लेकर चलेगा, चाहे उनकी जायदाद से उनकी खिदमत करे या अपनी करे। इस तरह बातें हैं। अब तलाक पे आप आ जाइए। तलाक जो बात थी, मेरी बात सुन रही ना आप, जो तलाक था, देखिए तलाक पे जो कानून बना, जाहिर सी बात है उसका कुछ लोगों ने समर्थन भी किया, और जाहिर सी बात है कि इस वक्त आप देखिए कि मुसलमान जो है तलाक की तब्दीलियां बहुत कम हो गई हैं। आप देखिए अब जैसे लोग कह रहे हैं कि बच्चों पे बात आ रही है कि 2 बच्चे होंगे, तो ये हकीकत है। देखिए एक दौर में था, जैसे लोग मुसलमानों कहते हैं कि बच्चे ज्यादा होते हैं, नरसिम्हा राव साहब के 9 बच्चे थे, लाल 6 बच्चे थे, लालू प्रसाद साहब के 9 बच्चे थे। तो ये तो एक टारगेट नहीं है, ये एक समुदाय को टारगेट बनाना हुआ। तो आप देखिए मेरे अब इस वक्त जनरेशन पढ़ी लिखी हुई है, मेरे 2 बेटे हैं, मोहम्मद बेटे का नाम है, बेटी का नाम फातिमा जहरा है, बस बहुत 2 हैं माशाल्लाह, उनको पढ़ा लें लिखा लें किसी धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? सरकार ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि किसी मैं धर्म सरकार नहीं ने कहा किसी धर्म को टारगेट आप नहीं किया जा रहा है। देखिए ये हर एक वर्ग के लिए ये कानून है।
मैं सरकार पे इल्जाम लगा नहीं रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। जो भी फैसला होगा हर मुसलमान सर आंखों पर रखेगा। लेकिन प्रधानमंत्री हमारे समझदार हैं, मुख्यमंत्री हमारे समझदार हैं। हमारे आलिमों को और बड़े बड़े नेताओं को उनके पास पहुंचना चाहिए, उनसे कांटेक्ट करके बताना चाहिए कि अगर ये लागू होगा तो इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। अब जैसे नितिन भाई ने एक बात कही कि कानून सबका एक जैसे होना चाहिए। अब 302 जैसे होता तो क्या मुझ पे नहीं लगेगा, सब पे लगेगा। उसमें कुछ चीजें ऐसी होगी जो उसमें हल्की तरमीम कर दी जाएंगी। और मैं समझता हूं कि अगर हमारे आलिम और ये हमारे जितने भी सियासी लीडरान हैं, देखिए, अगर एक देश प्रधानमंत्री को एक बताने में कानून होगा तो दिक्कतें बात आप कहाँ काट देती, आएगी? मुकम्मल नहीं होती कहाँ है। दिक्कत हाँ? आएगी? नहीं, कहाँ दिक्कत आएगी? एक देखिए देश हमारे एक वहाँ, कानून होगा तो दिक्कत कैसी देखिए है मेरे इसमें? देखिए हमारे वहाँ जो है हुँ। कुरान और शरीयत से मामला चलता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि गोदनामा नहीं है। और ऐसा नहीं बच्चे गोद तो नहीं आते यही हैं। चीज़ें तो बहुत खत्म करनी है। मेरे यही भाई चीज़ें मयूरी तो तो जी, मैं खत्म करनी है। मयूरी जी, ठीक है, मयूरी जी, देखिए नितिन हमारे जी, वहाँ नितिन जी, ठीक है, मैं नितिन जी, मैं आपके देखिए पास आऊँगी, मोहम्मद कुछ फैज कहना साहब चाह की रहे थे, बात ठीक। से एक बात समझ में आ गई जी कि ये जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट जिस कमेटी से तैयार करवाया, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे किसी मुस्लिम भाई को या किसी दूसरे जाति वर्ग धर्म के व्यक्ति को कोई ऐसा ऐतराज हो कि जो कल उनके जीवन में कष्टकारी होगा। मैं ये ऐतराज वाली असल बात में नहीं बता रहा हूँ, देखिए, ये मैं पहले तो पहली बता बात रहा तो हूँ। कहा भी मैं गया एक है। ऐतराज कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने आपकी बात मैं पे नहीं ऐतराज बोला। नहीं कर विशेष रहा हूँ। समुदाय मैं को बता रहा हूँ टारगेट नहीं दिक्कत क्या आपकी किया है बात जा आपकी। रहा, पे हर एक वर्ग, हर मैंने एक आपकी धर्म बात के पे कुछ लिए नहीं है। बोला। आप मेरी बात सुन लीजिए ठीक प्लीज। है मैंने आपकी बात जी पे नहीं जी टोका कुछ। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि इसमें किसी की जो विपक्ष की शंका थी कि धार्मिक भावनाओं को, किसी की धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाएगा, कानून में ऐसे प्रावधान होगा, ऐसा नहीं। ये साफ हो गया। ये छोटी मोटी जब कोई कानून में परिवर्तन होगा, देखिए हमारे देश के अंदर अब तक 103 संविधान संशोधन हो गए। ये समय और वक्त की जरूरत है कि जो संविधान में प्राविधान है उनका आज की परिस्थिति के हिसाब से उनमें परिवर्तन किया जाए। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्राविधान है और उसी पर उत्तराखंड की सरकार काम करके उत्तराखंड में एक इतिहास रचने का काम कर रही ठीक है। है। इस कानून में हिंदू मुस्लिम के कोई विवाद नहीं है। ये एक बात साफ हो गई। बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक का विवाद नहीं है, ये शब्द नहीं है इस कानून में कहीं। ये इसलिए विवाद नहीं है। अब जो विपक्ष परेशान है, उनको लगता था कि सरकार ऐसी गलती करेगी और तब हम शोर मचाएंगे। वो शोर मचाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो न निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। अभी हमारे मित्र, मेरे छोटे भाई मथादत्त जोशी जी, हम लंबे समय हमने साथ काम किया, मैं उनकी विद्वता को भी जानता हूं, वो भी नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। तो इसका मतलब सीधे सीधे साफ है कि ये कानून इस राज्य के अंदर रहने वाले हर नागरिक के हितों की रक्षा, और खास करके जो हमारी राज्य की आधी आबादी है, हमारी मातृशक्ति है, उसने जो नहीं आई सालों साल तक कष्ट झेले, उन कष्टों के निवारण का आया कानून है। मैं ये आखिर में एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं कि हमारे जो साथी हैं, जो सदन के अंदर विपक्ष में हैं, उनको बजाय इसके कि इस कानून पर खिलाफत करने के बजाय चर्चा करनी चाहिए। अगर कहीं कोई चीज छूट गई है, कहीं सुधार की गुंजाइश है, तो सुझाव दे करके सरकार उसको मानेगी और उसके बाद इस बिल को पारित कराने में उनको मदद करके इसका श्रेय लेने के लिए मिल करके आगे आना चाहिए। ये उत्तराखंड के हित में होगा, इस राज्य के जनता के हित में होगा और हमारी जो मातृशक्ति है उनके हित में होगा। और हम सब मिल करके पुष्कर सिंह धामी जी, सत्ता पक्ष के विधायकों का भी और विपक्ष के विधायकों का भी खुले दिल से स्वागत करेंगे उस समर्थन के लिए। और इस राज्य के अंदर एक नई शुरुआत होगी, एक इतिहास की रचना होगी और इसका अनुसरण फिर पूरा देश करेगा। जी, ठीक है। नितिन चतुर्वेदी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। नितिन जी, अपनी बात अरे रखिए। मेरी बात सुन ली है। देखिए मैडम, ऐसा है, मैं शोएब भाई की बात को बड़े अच्छे से सुन रहा था। मैंने शोएब भाई की बात से ये गणना की कि उन्होंने बार बार एक बात को जोर दिया कि शरीयत में ये लिखा है, शरीयत में गोद का ये कानून है। तो भाई मैं उनसे बार बार विनम्र तरीके से कहना चाहता हूँ कि ये देश शरीयत से ना चला है ना चलेगा। ये देश हमेशा संविधान से चला है और संविधान से ही चलेगा। आर्टिकल 44 के हिसाब से जो चीज लागू की गई है, जैसा भी हमारे जो माननीय बीजेपी के नेता उन्होंने बताया, एकदम सही बात है। और देखिए जिस तरह से पूर्व में भी 3 तलाक का जो आया था, 3 तलाक खत्म किया गया, उसमें भी देखिए किसी मुस्लिम महिला ने उसका कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर वो थोपा गया था। इसी तरह जो आज चीजें आ रही है, हो सकता थोड़ी पेचीदा हो, लेकिन आने समय में
जब आप देखेंगे तो उसके दूरदर्शी के तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसका लाभ दोनों ही पक्षों को मिलेगा। ये कानून कोई किसी एक के लिए नहीं है। देखिए, अगर हम ये कहें कि नहीं भाई गीता में तो ये लिखा है, हम तो गीता के हिसाब से चलेंगे, तो फिर देश कैसे चलेगा? अगर सब धर्म अपने हिसाब से चलेंगे, ईसाई कहेगा कि बाइबल में ये लिखा है या सिख कहेगा गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा है, तो देश चलेगा कैसे? हर धर्म के हिसाब से कैसे चलेगा? पूरी दुनिया में एक हमारे देश है जहां सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। तो वहां पे सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए एक कानून होना तो बहुत जरूरी है ना। और दूसरी बात, देखिए पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहां पे भी तो कानून लागू है, वहां पे भी तो सारे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन इस तरह के कानून वहां पे भी लागू है। तो मुझे लगता है कि शोएब भाई जिस तरह की बात कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समझना चाहिए इस चीजों को कि देश में संविधान का होना बहुत जरूरी है और सारे लोगों पे एक कानून होना इस वर्तमान युग की आवश्यकता है। जी ठीक है, मथुरा दत्त जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए नहीं आज मैडम जिस मेरी बात तरह सुन से लीजिए, देखिए मैडम मेरी बात सुन लीजिए, मुझे मैं मौका आऊंगी दिया आपके उनकी पास, बात मैं रखने आपके का, पास आऊंगी फिर और भी टाइम खत्म हो मेहमान है मेरे जाएगा, पास, उनकी मैं बात आपके जवाब पास देते हैं, उनको आऊंगी। जवाब दे दूं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी आपके पास। मथुरा दत्त जी देखिए, जिस तरह से आज बिल पेश किया गया सदन में, उसमें हंगामा आपका जोरों पर देखने को मिला। अब आगे का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, हंगामा कहीं कोई हंगामा नहीं रहा, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हमने पहले भी कहा, हमारे विधायकों ने भी कहा कि हमारी जो संसदीय परंपराएं हैं, सरकार उनका उल्लंघन कर रही है, उनको कुचलने का काम कर रही है, उनकी हत्या करने का काम कर रही है। हमने कहा था कि आप प्रश्नकाल होने दीजिए और प्रश्नकाल के बाद 0 आवर होने दीजिए। 0 आवर के बाद आप 2 बजे आप सदन के पटल पर रख सकते हैं, आपको किसी ने रोका नहीं। हमने उस हंगामे के रोका नहीं, लेकिन सरकार अपनी हर धर्मिता में आबादा है और सरकार गुंडागर्दी करना चाहती है, सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं का मजाक उड़ाना चाहती है, वो उड़ा रही है सरकार, ये काम कर रही है सरकार। हमने कहाँ कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि आप 2 दिन पहले हमको ड्राफ्ट दे दो, हम पढ़ रहे हैं उस ड्राफ्ट को, उसके बाद सदन में जो कुछ बोलना होगा हम अपनी बात कहेंगे, चाहे पक्ष में कहें चाहे विपक्ष में कहें, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ये भी सरकार नहीं दे रही हमारा लेकिन गला। उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है आपको पूरा पूरा समय दिया गया, आपको तो बस कहाँ विरोध दिया करना था बिल को इसने? लेकर। मैं इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर आप कह रहे तो उनके कहने बताए ना वो समय अभी का। मैंने ज्योत सिंह बिष्ट की तरफ से कहा गया कि आपको पूरा पूरा समय दिया गया। मैंने आदरणीय ज्योत सिंह बिष्ट जी की बात सुनी। मैंने कहा ना, समिति का पत्र मिला, समिति के पत्र के प्रत्युत्तर में हमने कहा कि आप किन बिंदु में हमसे सुझाव चाहते हैं, क्या कोई व्यक्ति बता सकता है? उसके बाद समिति ने हमसे पूछा कि ये बिंदु है हमारे, आप लाइए, इसमें हमें सुझाव दे दीजिए। आज भी वही हुआ। बताइए, कल क्या विपक्षी दलों की बैठक हुई? आप सदन में अगर बिल पेश करना चाहते हैं, मसौदा पेश करना चाह रहे हैं, विपक्षी दलों के साथ बैठ के बात करेंगे ना आप। कल आपके दोनों महारथी मैदान छोड़ करके ज्योति जी भाग रहे थे, उसको बाईपास करने का काम किया आपने। जो नियम है, जो नियम हुए हैं, जिनमें बात हुई, उनको आपने बाईपास करने का काम किया सरकार। कल आपके दोनों महारथी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष, दोनों ने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे करके भागने का जो प्रयास किया, ऐसे ही विपक्ष सत्ता विपक्ष जो है चर्चा करने के बजाय भागने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये भागने का मौका नहीं, इस समय साथ खड़े होने का मौका है। आप खड़े होकर के अगर इसको पारित कराएंगे तो फिर इसका श्रेय आपको भी मिलेगा, आपको उस मौके को चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए वक्त की मेरे पास थोड़ी कमी है। आप मुझे देखिए, फिर मैं दोबारा बैठूंगा नहीं। हाँ, मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं दोबारा बैठूंगा नहीं, फिर आप बात मुकम्मल नहीं होने देती हैं। हाँ, टाइम दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। हमारे दोनों नेताओं ने, अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हमारा वक्त की मेरे पास थोड़ी सी कमी है। ठीक है, आप अपना निर्णय खुद ही करना चाह रहे हैं। उनका वैल्यूम कम करिए। लोकतंत्र में विपक्ष की कोई नहीं, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए मैडम, पहले अरे आप मेरी सुन लें। आप मैडम एक चीज आप ये समझ लें कि मुसलमान इस मुल्क पे जान देता था, देता है और देता रहेगा। एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। अभी एक साहब ने कहा मुल्क संविधान से चलेगा। कौन संविधान नहीं मानता हमें बताइए आप? एक मुसलमान का नाम बताइए आप। डिबेट को दूसरे रुपये मोड़ा जा रहा है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो मुसलमान की शरीयत में लिखा हुआ है, जो उसको नुकसानात पहुंचेंगे, हमारे आलिम, हमारे सियासी लीडरों को चाहिए प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री से मिलके उस बात को रखें। मैं तो ये नहीं कह रहा संविधान नहीं चलेगा, मैं खुद संविधान को मानता हूँ,
देखिए इस ये तरह के बता दीजिए इल्जाम क्या लगाइए बदलाव चाहते जी। हैं, आगे का क्या रुख रहने वाला है आपका? कि क्या देखिए आपकी देखिए थोड़ी दे, कमी है? जल्दी से जवाब दे देखिए दीजिए। तो मैं जवाब हुँ, देखिए कानून लागू होगा, हर आदमी मानेगा। मैंने आपसे कहा ना हुँ। कि कुछ नहीं तो आप मसाइल क्या ऐसे बदलाव हैं चाहते जो हैं? कानून में आप क्या बदलाव चाहते हैं वो नहीं, देखिए बता जैसे दीजिए। क्या देखिए संशोधन आगे नहीं का है देखिए आपका किसी के मैं पास। स्टैंड रहने एक वाला है? देखिए अरे आप चुप हो जाए मैं बोलूं। हाँ देखिए जैसे मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को चाहता हूँ पूरी दौलत दे दूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि बेटी को दिया जाए हिस्सा और बेटे को दिया जाए तो बेटे को ज्यादा दिया था, बेटी को कम दिया था। कुछ चीजें, दो चार चीजें ऐसी हैं जिनको जो है प्रधानमंत्री से बैठ के, मुख्यमंत्री से बैठ के जब बात होगी तो इसमें संशोधन वाली बात है। मुखालफत कोई नहीं कर रहा है, ये आप एक रुख दे रहे हैं। हुँ, और दूसरी बात, आप बताइए 1857 में जब मुल्क की आजादी की जंग छेड़ी गई थी तो मुसलमानों ने छेड़ी थी, आदमी क्यों भूल जाता है? हर पार्टियां मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझती हैं। आजादी के बाद से आज तक सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझा गया है और फिर उनसे वोट लिया गया है और किरदार इस आने के समय बाद कोई मलाई खाई। बात चर्चा ना का विषय वो बात नहीं समझिए, है। चर्चा चर्चा तो का मैं वही कह विषय रहा ये हूँ। नहीं है। आप जो बोले और फिर आप बोल रहे 1857 की बात जो आप कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे ये अठारह हैं का कोई मेरा फिर मसला आप नहीं सुनिए। है आपसे भाई। सवाल आज है की मैं नहीं बात हो बोला था, रही कि है, आप मैं इस बिल में कानून की क्या बात हो बिल्कुल रही बदलाव है, नहीं इस बोला पर था। चाहते हैं? चर्चा करो। देखिए आप मैं कोई आपकी सुझाव भी आपको कमी है मैं सर, नहीं दे आगे पा आपको रहे आपको हैं। वाइंड अप करना पड़ जाए आप तो अपना सुझाव जवाब देंगे सीधा ज्यादा अच्छा दीजिए। होगा। वाइंड अप आप कर क्या तो दिया। बिल में सुन ही आप रहे हैं। बदलाव फिर चाहते हैं? आगे का क्या रुख रहने वाला है? बस इतना। कोई आदमी विपक्ष का या जो इसका इस पर सवाल खड़े कर रहा है, एक सुझाव तो दे कि इस कानून में ये ऐसा है, इसके बदले हम ये चाहते हैं। ऐसा तो कोई बोल नहीं रहा है। जब आप सुझाव नहीं दे सकते हैं तो इसका मतलब आप विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। आपकी मंशा ये है कि हमको सरकार की अच्छे काम की खिलाफत करनी है, केवल मंशा ये है। भाई जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दृष्टि पत्र में जो एजेंडे में रखा था उस पर अगर सरकार काम कर रही है और लोगों ने दोबारा उस दृष्टि पत्र को ध्यान में रख करके इस राज्य के अंदर पहली बार किसी पार्टी को 2 बार लगातार जो है सत्ता में बैठने का मौका दिया, तो इसका मतलब उत्तराखंड की जनता चाहती है कि ये कानून बने। उत्तराखंड की जनता ने जो सही है। 2,32,000 सुझाव दिए, वो भी ये बताते हैं कि उत्तराखंड की जनता चाहती है कि इस कानून को राज्य की सरकार पास कराए। और उसके साथ साथ मेरे बहुत सारे जो विपक्षी दलों के मित्र, कल आपने हजारों लोगों का रेला देखा जो इस कानून को, जब चर्चा थी कि ये सदन में पेश होगा, तो हजारों लोगों का रेला भारतीय जनता पार्टी में आया। उसमें हमारे हिंदू भाई भी थे, हमारे मुस्लिम भाई भी थे, हमारे और ठीक है, बिरादरी सदन में पेश हो गया है, सदुलताई जल्द भाई ही भी से थे। राज्य में इसका लागू कर मतलब दिया लोग जाएगा समझ और रहे हैं देखने कि वाली भाजपा बात की होगी सरकार कब कुछ ठीक कर होता रही है। है, फिलहाल स्वामी आप जी ठीक सभी काम कर रहे पैनलिस्ट हैं। का बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जी धन्यवाद।